जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्रा लोकतंत्र के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग आनंद से होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे अपनी अपनी जगह। तो दोस्तों, आप धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और हमेशा की तरह हम आपसे गुजारिश करते हैं, विनती करते हैं कि आप जैसे जैसे जुड़ें वैसे वैसे इसे अपने टाइमलाइन पे सबसे पहले अपने टाइमलाइन पे अवश्य शेयर कर लें और अपने टाइमलाइन पे जैसे ही शेयर कर लेंगे उसके बाद आपकी टाइमलाइन से जितने लोग जुड़ेंगे गुजरेंगे वो इसे फिर शेयर करते रहेंगे आगे, तो जिससे कि आप जानते हैं हमेशा से हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे आपके पास संसाधन नहीं है, बहुत सीमित संसाधन है और सीमित संसाधन में यही एक साधन है जिसके द्वारा हम और आप अपनी बातें लोगों तक पहुंचा पाते हैं। तो दोस्तों, अब आप जुड़ चुके हैं और धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, तो हमेशा की तरह जो अनुरोध करता हूं कि पहले तो अपने टाइमलाइन पे इसे शेयर करें और फिर उसके बाद दूसरों की टाइमलाइन पे भी शेयर कर दें। वैसे मैं ऑन करके रखा हूं और जैसे जैसे आप अपने कमेंट्स, अपनी बातें हम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे वो हम लोगों तक शेयर करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज जो कि हमने टाइमलाइन पे डाला था, आज भी बहुत से लोगों ने अपने कमेंट्स लिखे थे और उस पर भी उसकी भी व्याख्या मैं करूंगा। और आज जो मैंने अपने टाइमलाइन पे डाला था कि किस चीज पर किस बात करूंगा, किस चीज की व्याख्या करूंगा, उस पर भी हम आएंगे। हमेशा की तरह बस वही अनुरोध, हम भी आपको लाइव देख रहे हैं, आप हमसे जुड़े हुए हैं और हम आपको तो दोस्तों लाइव देख रहे हैं एक दूसरे छोटे से स्क्रीन पे, और आपका जुड़ना और आप क्या कमेंट कर रहे हैं वो भी मतलब हमसे होकर के गुजर रहा है। तो जो लोग टैग लाइन, जब मैंने पोस्टर डाला था कि हम आए 10 बजे से आप लोगों के बीच, आप लोगों से जुड़ेंगे, उसमें भी कुछ लोगों ने कमेंट किया था और अब जो जुड़ रहे हैं वो भी, जैसे पंकज कुमार जी हैं, अनीश जी हैं, उसके बाद कमर जी हैं, रवि, आप सभी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और जितने ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं उतने ज्यादा कमेंट्स तो नहीं आ रहे हैं। कमेंट्स आने चाहिए, आपके सवाल आने चाहिए, लेकिन हम शुरुआत कर लेते हैं बात जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आप अपने विचारों को व्यक्त करेंगे, मैं समझ रहा हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज हम किस विषय को आपके सामने रखने वाले थे, अब वो बता दें। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी तो पाकिस्तान को, वैसे चीन को दुश्मन नहीं मानते, पाकिस्तान को दुश्मन इसलिए मानते हैं कि वो मुस्लिम्स कंट्री है और पाकिस्तान का नाम लेने से उनको फायदा हो जाएगा
भारत में हिंदू मुसलमान करने के लिए, इसलिए पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानते हैं। वरना पाकिस्तान को भी वो अपना दुश्मन नहीं मानते, क्योंकि उनके भाई बंद जो बिजनेस में लगे हुए हैं, अडानी अंबानी, वो तो वहीं पे सबसे ज्यादा बिजनेस वहीं करते हैं, वहीं का करते हैं। और उन्होंने भी मोस्ट फेवरेट कंट्री का से भी पहले बंद कर दिया, नाम हटा दिया था, बाद में फिर डाल दिया। तो कहने का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को अपना दुश्मन, आपको कहते हैं कि आप दुश्मन मानिए पाकिस्तान को, चीन को तो दुश्मन मानते ही नहीं। पाकिस्तान को दुश्मन इसलिए मानते हैं, मैंने कहा कि पाकिस्तान को उनको वो दुश्मन इसलिए मानते हैं कि पाकिस्तान में मुसलमान भाई ज्यादा रहते हैं, मुस्लिम कंट्री है, तो उनको उसके बहाने भारत में हिंदू मुसलमान करने का अवसर मिल जाता है। तो इसके लिए वो पाकिस्तान को दुश्मन मानते हैं, वो भी दिखावे के लिए। जब बात उन पे आती है तब तो वो खुद भी बिरयानी वगैरह खाने चले जाते हैं। आप जानते हैं उनके बारे में, भारतीय जनता पार्टी के कैरेक्टर के बारे में। भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनका कैरेक्टर क्या है आप जानते हैं। उन्होंने एक अभियान चलाया था, यहां तक कि एक कानून भी बनाया मेरे ख्याल से प्रदेशों में अलग अलग तरीके से, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, लव जिहाद पर लव जिहाद पर एक कानून बनाया। और तो इस तरह के मसले वो लाते रहते हैं जिससे कि हिंदू मुसलमान आपस में आमने सामने खड़े रहें तो उनको फायदा होगा। लेकिन अब सवाल उठता है मेरे दोस्तों, जिस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि इसका वो फायदा कैसे उठाते हैं, किस हथियार का इस्तेमाल करते हैं इस फायदे को हासिल करने के लिए। वही आज विषय है। आज विषय है देश के दो ही दुश्मन हैं, मैं मानता हूं। वो मानते हैं किसी को, इसको उसको उसको मानते रहे। देश के दो ही दुश्मन हैं, एक हैं मोदी और दूसरे हैं गोदी। मोदी का मतलब आप समझ रहे हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, देश के एक दुश्मन। और दूसरा दुश्मन क्या है? दूसरे दुश्मन है गोदी। गोदी मतलब गोदी मीडिया, जिसको कि आज आप सभी लोग, ये बहुत चर्चित नाम हो चुका है। वैसे गोदी मीडिया को गोदी नाम देने का श्रेय क्या कहते हैं, रवीश कुमार को जाता है। एनडीटीवी के पत्रकार हैं, आप जानते हैं। वो एक प्रोग्राम का प्राइम टाइम, और वैसे भी मैं प्राइम टाइम के अलावा कोई चैनल भी नहीं देखता, एनडीटीवी के अलावा कोई चैनल नहीं देखता, एनडीटीवी में भी प्राइम टाइम के अलावा कोई चैनल नहीं देखता, वही रवीश कुमार का। तो उन्होंने ही गोदी मीडिया का, गोदी का नाम दिया था, गोदी मीडिया। तो देश के यही दो दुश्मन हैं, एक नरेंद्र मोदी और दूसरा, एक मोदी दूसरा गोदी। इसी की व्याख्या करनी है, दोनों दुश्मन कैसे हैं, ये दोनों दुश्मन कैसे हैं, ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्तों कि ये दोनों दुश्मन कैसे हैं। और एक खास बात, आप लोग सभी लोग जुड़ रहे हैं और बड़ी तेजी से अपने सवाल भी लिख रहे होंगे। जो भी सवाल मेरे पास आएगा, मेरे सामने आएगा, मैं उसका आप सवाल डालते रहिए, मैं उसका जवाब भी देता रहूंगा बीच बीच में। आज जो सवाल डाला गया था, इसमें क्या कहते हैं, टैगलाइन जो मतलब मैंने पोस्टर डाला था, उसमें जो जवाब डाला गया था सवाल के, उसमें लोगों ने कमेंट डाला था, उसको मैं पहले आप लोगों तक पहुंचा दूं और उसमें किसकी व्याख्या करने लायक है वो पहुंचा दूं। तो रोशन सिंह लिखते हैं, रोशन सिंह ने लिखा है उसमें कि बिल्कुल सही, जो मैंने कहा है कि गोदी मीडिया और नरेंद्र मोदी और गोदी, यही दो दुश्मन हैं। और एक निकेश भाई हैं, शायद वो बहुत ज्यादा भारतीय जनता से प्रभावित हैं, तो उन्होंने एक पोस्टर छोटा सा डाला है जिसमें
मोदी मोदी जी चाय बनाकर देंगे, वो पीने के लिए गए हुए हैं, तो आकर के लिखेंगे जब अपना कमेंट, तब हम आपको पहुंचाएंगे। महेश चंद्र जी लिखते हैं, ये फालतू बात करता है, मेरे लिए लिखते हैं, कभी हम भी देखा करते थे, यही कहता था वो बिल वापस नहीं लेगा, वह इस्तीफा दे चुका है। और जिस प्रकार फोटो इसकी पोस्ट हो रही है, साबित हो रहा है कि यह टिकट के जुगाड़ में है। बहुत बात सही कह रहे हैं आप महेश चंद्र जी, आपने जो कहा। अब बात तो आपकी क्लैरिफाई कर दूं कि पहली बात तो मैं बहुत पहले ये निर्णय ले चुका हूं, ना तो मैं चुनाव लड़ूंगा, ना तो राजनीति में जाऊंगा, ना तो किसी पार्टी का समर्थन करूंगा। इन सब से मैं दूर हूं, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। मैं उनको अपनी जेब में रख सकता हूं, मुझे उनके पास जाकर के टिकट मांगना, चुनाव लड़ना, ये मेरे लिए ठीक भी नहीं है और मेरे बस में भी नहीं है, मेरे लेवल का नहीं है। तो आपका टिकट वाली बात का तो ये कह दिया। आपने कहा था कि आपने लिखा है, सही लिखा है, कि मैं हमेशा ये कहता था कि नरेंद्र मोदी बिल वापस नहीं लेंगे। मैं आज भी कह रहा हूं मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी ने बिल वापस नहीं लिया है, धोखा किया है किसानों के साथ। बिल वापस नहीं लिया है। बिल जो उन्होंने संसद में वापस लिया है, वो सिर्फ किसानों को गफलत में डालने के लिए, चुनाव को इंटरप्रेट करके, मतलब चुनाव में उसका फायदा मिल जाए या चुनाव में उनका नुकसान न हो, बस इसलिए वापस लिया है। जबकि वो बिल लागू कर चुके हैं और लागू कर रहे हैं। लागू कैसे कर चुके हैं और लागू कैसे कर रहे हैं, वो मैं कई लाइव में आपके बारे में, मतलब ये इस बारे में बता चुका हूं कि लागू करने के लिए उन तीनों बिलों में उनमें मूल मुद्दा जो था वो ये था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी बड़े पूंजीपति अब खेती के व्यवसाय में भी आए, यानी अनाज भी वही उपजाएं, यानी दुकान भी उनकी और अनाज भी उनका, ये उनकी कोशिश थी। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की उनको जरूरत थी और इस बिल के जरिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ही सपोर्ट करना था। यानी इस बिल में 3 जो पॉइंट थे, वो तीनों पॉइंट टारगेटेड ये था कि किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें, यानी किसान अपनी उपज बाजार में बेचने की बजाय, बेचने से पहले, पैदा करने से पहले किसी पूंजीपति से कॉन्ट्रैक्ट कर लें और उसके लिए फार्मिंग करें, और बाद में उस पूंजीपति को वो अपनी उपज, चाहे गन्ना हो, चाहे चावल हो, चाहे दाल हो, चाहे जो भी हो, अपनी दलहन तिलहन जो भी हो, अपनी उपज उस व्यापारी को दे दें। इसका इनडायरेक्टली परिणाम ये होता कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये परिणाम होना था कि सारी उपज तो जाती ही जाती उनके हाथों में। उसका वो दुष्परिणाम क्या होता वो अलग से मैं बताऊंगा, लेकिन धीरे धीरे सारी जमीनें उनके हाथों में चली जाती, यानी किसान सिर्फ मजदूर बन के रह जाते। और इसका उदाहरण मैंने पहले भी दिया था कि अगर ये उदाहरण लेना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो भी जाता है वो बाद में सिर्फ मजदूर बन के रह जाता है, उसका उदाहरण आपको चाय बागानों से मिल जाएगा। कहीं भी किसी भी चाय बागान में अब चाय बागान किसी का नहीं रह गया है, या अब सेव बागान किसी का नहीं रह गया है, अडानी उसमें एंट्री कर गए तो चाय बागान किसी का नहीं रह गया, सब छोटे छोटे किसानों का था, अब किसी किसान का नहीं रह गया, अब सिर्फ पूंजीपति का रह गया है। तो इसी तरह से देश की सारी जमीनें अडानी अंबानी के पास चली जाएंगी। जो किसान है आज, वो मालिक हैं खेतों के, वो उसी खेतों में मजदूर बन के रह जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का यह परिणाम होना था। बाकी इसके पूरे देश पर क्या परिणाम पड़ते वो अलग से, लेकिन वहां यह परिणाम होना था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करवाना था नरेंद्र मोदी। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इनडायरेक्टली लागू कर चुके हैं। कैसे लागू कर चुके हैं? आज भारत का कोई भी किसान, भारत के किसी भी किसान को पहले लोन नहीं मिलेगा। लोन अगर वो जाएगा बैंकों में लोन लेने के लिए तो लोन मिलेगा नहीं। लोन इसलिए नहीं मिलेगा कि ज्यादातर बैंक प्राइवेटाइजेशन कर दिए जा रहे हैं, तो नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर किसानों को खाद की जरूरत पड़ेगी, बिना खाद के तो वो किसानी नहीं कर सकते, तो जब किसानों को खाद की जरूरत पड़ेगी तो खाद भी नहीं मिलेगी।
क्यों खाद नहीं मिलेगी? क्योंकि खाद जो बनाती हैं, उर्वरक जो बनाती हैं कंपनियां, वो धीरे धीरे, पहले तो ज्यादातर कंपनियां प्राइवेट ही थी, कुछ कंपनियां जो सरकारी, इफ्को वगैरह जो भी सरकारी थी, वो भी अब प्राइवेट में चली जाएंगी, अडानी अंबानी के हाथों में चली जाएंगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो खाद भी उनके हाथ में चला जाएगा, बीज जो है वो भी उनके हाथ में है, क्योंकि जब अनाज आपका लेंगे तो उसी से संशोधित करके बीज भी बनाएंगे, तो बीज भी बना करके वही उन्हीं के पास, वो भी उन्हीं के पास रहेगा। तो ना तो आपको खाद मिलेगी, ना तो आपको बीज मिलेगा, ना तो आपको पानी मिलेगा, ना तो अपना डीजल चलाने के लिए, ट्रैक्टर चलाने के लिए, हल जोतने के लिए आपको डीजल मिलेगा, क्योंकि डीजल भी अडानी अंबानी बेचते हैं, आप जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। सरकार के की जो कंपनियां पेट्रोलियम में थी, इंडियन ऑयल हुआ या बीपीएल हुआ, भारत पेट्रोलियम हुआ, इंडियन ऑयल हुआ, जो भी कंपनियां थी वो भी धीरे धीरे डिसइन्वेस्टमेंट में अडानी अंबानी के हाथ में चली जाएंगी। वैसे रिफाइनरी को ज्यादातर वही लोग कंट्रोल कर रहे हैं, अडानी अंबानी। तो तेल भी आपको नहीं मिलेगा, आप अगर किसान हैं तो आपको डीजल भी नहीं मिलेगा ट्रैक्टर चलाने के लिए, आपको तेल भी नहीं मिलेगा इस्तेमाल करने के लिए, अपना डीजल चलाने के लिए, पानी के लिए। तो कोई जो संसाधन खेती के लिए लगते हैं वो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो मिलेगा कब और कैसे? जब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसी उद्योगपति से कर लोगे तो वो उद्योगपति ही आपको डीजल, ट्रैक्टर और पानी, बिजली और ये क्या कहते हैं, खाद, ये सारी चीजें वही मुहैया कराएगा। तो लागू हो गया, किसान बिल जो लागू करना था वो तो लागू हो गया, अब हो गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को, देश को जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ढकेलना नरेंद्र मोदी का मिशन था, वो हो गया। जब इसका प्लेटफॉर्म तैयार हो गया पूरी जिम्मेदारी के साथ, तब आदेश दिया अडानी अंबानी ले। अगर लेना होता, अब जैसे आपने कह दिया कि हमने कहा था कि वो नहीं लेंगे, बिल्कुल सही कहा था। तो जब ये सारी योजनाएं बन गई, सारा अडानी अंबानी के द्वारा, तो अडानी अंबानी के से आदेश आया कि नरेंद्र मोदी जी अब आप बिल वापस ले लो, बिल की अब जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारे हाथ में आ चुका है। सॉइल हम रखे हुए हैं, गोडाउन हमारा हो गया है, एपीएमसी हमारा हो गया है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट में हम खरीद लेंगे। कहने का अर्थ यह है कि अब आप निश्चिंत रूप से इसे वापस ले सकते हो। मैंने कहा कि कंडीशनल इस्तीफा नरेंद्र मोदी का अडानी अंबानी के पास है, तो सारी शर्तें जो जिससे उनको फायदा होगा, जब फायदा होने की सारी व्यवस्था हो गई तो उन्होंने यह आदेश दिया कि अब बिल वापस ले लो। ले लिया, लेकिन बिल वापस का कोई वैल्यू ही नहीं रह गया। लागू तो हो गया, किसान बिल अभी भी लागू हुए। आप जाइए, आपको खाद के लिए खाद मांगने जाओगे तो डंडा मिलेगा, बीज आपको मिलेगा नहीं, उर्वरक मिलेगा नहीं, बीज मिलेगा नहीं, डीजल पेट्रोल का दाम देख लो क्या है, और आगे आगे तो आपको प्रतिबंधित हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं। लोन वगैरह तो बैंक उनका है, वो देंगे ही नहीं। चलिए, आपका जवाब मिल गया होगा। अब बाबूलाल ने लिखा है, जय श्री राम, धन्यवाद बंधु। यशराज गौड़ करके, गौड़ हैं, यशराज गौड़, उन्होंने लिखा है, बड़ा लिखा है, बड़ा अच्छा लिखा, मैं वो भी पढ़ देता हूं। देश का गद्दार कौन? मतलब हम, लोकतंत्र टीवी यानी हम, तुम लोग खुद लोकतंत्र को गाली दे रहे हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए हैं। यदि तुम्हें उनसे कोई तकलीफ है तो लोकतांत्रिक तरीके से हटा के दिखाओ, वरना इसके पोस्ट डालने की बेहूदगी बंद करो। यह देश सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, हमारा भी है। यशराज जी, आपका ही है, हमारा कहां है? आप जैसे लोगों का ही देश है, आप जैसे मूर्ख लोगों का ही देश है। और दूसरा सवाल जो आपने लिखा है कि लोकतांत्रिक तरीके से नरेंद्र मोदी चुने गए हैं, वो भी गलत लिखा है यार। लोकतांत्रिक तरीके से कहां चुने गए हैं? वो तो 2014 में झूठ बोल करके आए। क्या क्या झूठ बोले, अब उसको फिर से क्या दोहराऊं। दुनिया भर का झूठ बोल करके आ गए नरेंद्र मोदी 2014 में।
और उनमें से एक भी काम नहीं किया। तो 2019 में फिर आना था, जब बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, ये सब एकदम जोर पकड़ लिया, इस सवालों का बौछार हो गई, लगा कि अब नरेंद्र मोदी नहीं जीतेंगे, तो उन्होंने 44 अपने ही सैनिकों को उड़वा दिया। तो जब जीतने के तरीके, आज भी कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश का चुनाव है या 5 राज्यों में चुनाव है, आप वोट दो ना दो, वो तो जीत ही लेंगे। वो उनके पास बहुत से तरीके हैं, उन तरीकों का इस्तेमाल करके चुनाव जीत लेंगे। तो लोकतांत्रिक तरीके से वो आए हैं, यह कहना आपका गलत है, और लोकतांत्रिक तरीके से कोई हटा ले उनको, यह भी कहना आपका गलत है, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से वो क्या हटेंगे भाई? जो देश बेचने के लिए आया है वो लोकतांत्रिक तरीके से क्या हटेगा? यशराज जी फिर लिखते हैं, ऐसा लगता है तुम दूध के धुले हुए हो। मैं किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करता, लेकिन हमारे देश के प्रतिष्ठित पुरुषों के विरुद्ध इस तरह की अमानवीयता भी बर्दाश्त नहीं। मेरे लिए देश पहले है। तुम लोग अपने आप को भारतीय कहते हो, शर्म आती है। जब देखो जहर उगलते रहते हो। भाई, देश नरेंद्र मोदी नहीं है। अगर मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलता हूं, नरेंद्र मोदी को गलत कहता हूं, या यह कहता हूं कि देश के दुश्मन अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है, अगर इस बात से आपको तकलीफ है, तो नरेंद्र मोदी देश नहीं है। नरेंद्र मोदी देश नहीं है, देश अलग है। नरेंद्र मोदी सिर्फ प्रधानमंत्री हैं, और वो तो अपने आप को चौकीदार भी मानते हैं, उनकी भाषा में, आपकी भाषा में। तो जब वो चौकीदार हैं, तो कोई चौकीदार देश थोड़ी हो जाएगा। और चौकीदार पर कोई उंगली उठाना, या उसको बाहर निकालना, या उसको सुधारने की बात करना, या उसकी गलतियों पर बात करना, अगर आप ये मानते हैं कि गलत है, तो यहां भी आप गलत हैं। देश किसी के ऐसे हवाले तो किया नहीं जा सकता। इतना तो आप भी समझदार हैं, इतना तो आप भी समझते होंगे कि चौकीदार हैं। अगर वो खुद को चौकीदार कहते हैं, चौकीदार हैं, तो ऐसे ही उनके हवाले देश कर दिया जाए, ये भी तो ठीक नहीं है। आप खुद ही समझ लो। चलिए, आप समझदार हैं, मैंने आपकी बातों को ले लिया, और आपने जितनी बातें लिखी मैंने उसका जवाब दे दिया। अब लाइव में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिखिए, फिर मैं उसका उत्तर मैं आपको दूंगा। आप लाइव सवाल कीजिए। अब्दुल्ला पाशा जी लिखते हैं, बाबा जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। बिल्कुल सही तो बोलूंगा ही। जब लोगों को बुरा लगे बात, तो समझ लो कि मैं सही बोल रहा हूं, या जो भी बात को इस तरह से ले, तो आपको यह मान लेना चाहिए कि बात सही है, उसको चुभ रही है, उसको लग रहा है कि कहीं यह बात बाहर न चली जाए। और अब हम आ गए हैं उस बात पर मेरे दोस्त, असली मुद्दे पर, जिसको हमने डाला था। तो अब आप अपने कमेंट्स डालते रहिए, हम उस पर बात करते रहेंगे और आपका जवाब भी देते रहेंगे। आज हमने डाला था कि देश के दुश्मन नरेंद्र मोदी हैं और गोदी मीडिया, मोदी और गोदी, यही दो हैं देश के दुश्मन। जिसे लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और ये मीडिया, 4 खंभे लोकतंत्र के लिए माने जाते हैं। तो जिसे लोकतंत्र का खंभा कहा जाता है, अगर वही सड़ जाए, बिक जाए, गिर जाए, खत्म हो जाए, तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? और आपको जानकारी मैं बता दूं कि आज तो जितने भी चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स के नाम पे जितने भी चैनल चलते हैं, वो देखने लायक रह ही नहीं गए हैं। अगर आप देखते हैं तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह के न्यूज चैनल्स हो चुके हैं। मेरे दोस्त, एक और चीज आज बताते हुए चलूं कि आज मतदान दिवस है। मतदान दिवस, मतदान भी एक
बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। आप मतदान करते हैं, आपके मतदान से ही सरकारें बनती हैं, लेकिन अगर आप जिम्मेदारी से मतदान करेंगे तभी तो सरकारें बनेगी। अगर आप गैर जिम्मेदारी से मतदान करेंगे या मतदान करेंगे ही नहीं तो सरकारें कहां से बनेगी। और गैर जिम्मेदारी से करेंगे तो जो सही बात सही लोग चुनकर नहीं आ पाएंगे। वैसे भी मतदान का कोई अर्थ बहुत ज्यादा रह नहीं गया है, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ईवीएम का इस्तेमाल होता है, ईवीएम हैक होता है, ईवीएम में प्री डेटा लोडिंग होती है। किसी हर क्षेत्र में कुछ डेटा, मतलब जैसे 1,50,000 वोट पहले से ही, यानी परसेंटेज वाइज 10% या 20% वोट पहले से ही उसमें लोड कर दिए जाते हैं और उसके जरिए उसी पर चुनाव होता है। अब एक बात समझिए कि यह कैसे हो सकता है, जब सारे अधिकारी ही काम करते हैं और सारे अधिकारी सरकार के हाथ में आते हैं और सारे अधिकारी, आप देख रहे हैं कि कम से कम इस सरकार में तो सारे अधिकारी इंतजार में बैठे हैं कि कब मेरा कार्यकाल पूरा हो और मैं विधायक बन जाऊं, मैं एमएलसी बन जाऊं, मैं संसद में चला जाऊं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के चपरासी तक हर सरकारी कर्मचारी इसी ताक में बैठा हुआ है कि कब हम रिटायर हों और कब हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके और सरकार में शामिल हो जाएं। तो अब उनसे आप, जो इस ताक में बैठा है कि कब वो रिजाइन करे, यानी कब वो रिजाइन भी नहीं, कब वो रिटायर हो, अपनी कार्यकाल पूरा करे और दूसरे दिन वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके सरकार में चला जाए। तो जब इस तरह की मानसिकता बन चुकी है, इस तरह के लोग हैं, और तो उन अधिकारियों से आप क्या उम्मीद करते हो? तो वो अधिकारी आपको बताएंगे कि नहीं, देखिए ये गोलमाल हो रहा है, ये प्री डेटा लोडिंग, मतलब ईवीएम में लोड किया जा रहा है डेटा, या डेटा लोड की हुई मशीनें ईवीएम में इस्तेमाल की जा रही है। ये सारी बातें आपको तो नहीं बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि उनको भी तो उसी राजनीति में जाना है, उनके पास ही जाना है, उनकी सरकार में ही जाकर के मिल करके तो आगे मंत्री बनना है, विधायक बनना है, तो कैसे आपको बताएंगे? आज ये समझ लीजिए कि इस जो सिस्टम नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है उसका परिणाम क्या हुआ है कि आप किसी भी अधिकारी पर भरोसा नहीं कर सकते किसी भी काम के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ सरकार का ये कह सकते हैं कि आपका एक आईएएस आईपीएस जो भी, जिस भी अधिकारी को आप देख रहे हैं, ये मान के चलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे वो हर जगह देख रहे हैं। ईडी तब छापा मारती है जब चुनाव आता है। ईडी छापा सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर मारती है। अब यह लगता है कि जैसे विपक्ष में जो बैठा है वो चोर है, और विपक्ष के नेताओं पर छापा तो मार लेती है, लेकिन वही विपक्ष वाला, वही आदमी जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसको क्लीन चिट दे देते हैं कि नहीं भाई ये तो इसने कुछ गड़बड़ नहीं किया। तो आप समझ रहे होंगे कि इनकी क्रेडिबिलिटी, मतलब जो आईएएस आईपीएस या जो आज देश को चला रहे हैं, नेता तो बदलते रहते हैं लेकिन आईएएस आईपीएस तो हमेशा के लिए, ब्यूरोक्रेट्स तो हमेशा के लिए रहते हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स जो देश को रियल में सचमुच चलाते हैं, इनको कहां, क्या बोलते हैं, नेता तो वैसे भी गधे होते हैं, उनको कहां, न तो आधे से ज्यादा तो अनपढ़ है, आधे से ज्यादा तो क्रिमिनल है, आधे से ज्यादा तो अपराधी हैं। तो जब क्रिमिनल, अपराधी, अनपढ़, गंवार जब सरकार में जाएंगे, वो क्या चलाएंगे? चलाता कौन है? ब्यूरोक्रेट्स। अगर ब्यूरोक्रेट्स नेताओं के साथ मिल जाएगा, अपने ईमान को बेच देगा, तो देश कैसे चलेगा? फिर उनकी क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी? फिर उन पर विश्वास कौन करेगा? आज किसी भी, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे रा हो, चाहे जो भी संस्था भारत में है, उनके शीर्ष पर बैठा हुआ अधिकारी इस ताक में बैठा है कि कब वो रिटायर होगा। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चीफ जस्टिस हो, हाई कोर्ट का जज हो, कोई भी हो,
वो इस ताक में बैठा है कि कब वो रिटायर होगा और कब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके और संसद में पहुंचेगा, या विधायक बन करके वो विधायिका में पहुंचेगा, यानी एमएलए बन जाएगा, एमएलसी बन जाएगा, राज्यसभा सांसद बन जाएगा। इस ताक में बैठा है, तो उससे आप जस्टिस की उम्मीद करते हैं? वो न्याय कर पाएगा किसी के भी साथ हो? ये आप इस गंभीरता को समझिए। तो कहने का मतलब यह है कि आज मतदान दिवस है, मतदान दिवस बना लीजिए, वोट की जिम्मेदारी को समझिए, लेकिन उससे पहले अपनी जिम्मेदारी को समझिए कि आपको क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, उसको समझिए और उसको पढ़ करके, लिख करके, अपने ज्ञान से समझिए। टीवी देखकर मत समझिए। टीवी तो गोदी में, मैंने आज कहा, आज मेरा विषय ही गोदी मीडिया है, तो मीडिया जो है वो गोदी में चली गई है, इसीलिए उसका गोदी मीडिया नाम डाला गया है। तो गोदी मीडिया है। अब गोदी मीडिया का अर्थ हम आपको समझाएंगे आगे। एक मतदान दिवस था, इस पर मैंने आपसे कहा, आपने देखा अभी कुछ लोग, किसी का नाम लेने से कोई फायदा नहीं, कुछ लोग इस पार्टी से उस पार्टी से, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, या इससे उसमें, उससे उसमें जा रहे हैं नेता। एक जगह रहते हैं तो दूसरी पार्टी को गाली देते हैं, जब दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो पहली वाली को गाली देते हैं, जब तीसरी में चले जाते हैं तो पहले दोनों वाले को गाली देते हैं। मतलब यही उनका काम है। कहने का अर्थ यह है कि उनका लगाव आइडियोलॉजी से नहीं है, उनका लगाव देश से नहीं है, उनका लगाव आपसे नहीं है, वो आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ अपनी राजनीति से है, उनका मकसद सिर्फ अपने आप से है, उन्हें अपने से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। दोस्तों, यूपी चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। आपने देखा, मैंने कहा कि कल बताया था कि संबित पात्रा खुले हम बोल रहे थे कि अखिलेश को बोल रहे थे, ठीक है, ये उनका राजनीतिक मुद्दा है, वो एक दूसरे पर आरोप लगाएं, ठीक है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इससे बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, भूखमरी, इनका क्या रिश्ता है। आज जवाब यह देना चाहिए, देश को जवाब दे इस चीज के लिए होना चाहिए कि देश के लिए वो क्या करे। क्या मिला? रोजगार मिला, स्मार्ट सिटी बनी, गरीबी मिटी, भूखमरी मिटी, किसानों की आत्महत्या रुकी, जो वादे किए गए थे, जो काम कहा गया था, कह करके चुनाव लड़े थे, क्या वो पूरा हुआ क्या? तो उसकी बात नहीं हो रही, क्योंकि उस पर तो चुनाव लड़ ही नहीं सकते। उस पर जैसे ही उस मुद्दे पर जाते हैं, जब वो मुद्दा उठना शुरू होता है, तब पाकिस्तान की एंट्री हो जाती है। वैसे चीन की एंट्री नहीं होती, चीन का मुद्दा बना हुआ है। चीन भारत के कुछ जमीनों पर कब्जा करके बैठा है, लेकिन उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, मुंह खोलने। एक बात समझिए, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से, और खास करके जब से इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, जब से चीन ने गलवान घाटी में हमला किया, उसके बाद से लेकर, उससे पहले तो रोज चले जाया करते थे घूमने पीजिंग, जिनपिंग से मिलने, लेकिन उसके बाद से लेकर के जब से वो चीन ने हिमाकत की है, तब से लेकर आज तक नरेंद्र मोदी से यह चैलेंज है कि कहीं भी चीन शब्द ही बंद कर दिया लेना। उनके मुंह से ही चीन नहीं निकलता। जो कभी लाल आंखें दिखाने वाली बात करते थे, घर में घुस के मारने वाली बात करते थे, भारत बदल गया है, घर में घुस के मारता है, तो अब वो भारत का, हमारा, आपका चौकीदार यानी नरेंद्र मोदी, वो चीन के घर में घुस के कहां से मारेंगे और लाल आंखें कहां से दिखाएंगे, जब उसका नाम लेने में उनकी फटती है, डरते हैं। तो कहने का अर्थ यह है। रह गई बात, मेरे दोस्त, अब आते हैं हम उस मुद्दे पर, उस बात पर जो आपसे हमें आज शेयर करना है। और शेयर करना यह है कि
मेरे कोई भाई लिखते हैं, एक एडवोकेट अखिलेश मिश्रा जी लिखते हैं कि क्योंकि चौकीदार ही चोर है। आपने बहुत सही सवाल उठाया है। यह बहुत स्लोगन, बहुत बड़ा स्लोगन बना था कि चौकीदार चोर है। यह बहुत स्लोगन बना था, चौकीदार चोर है। और जानते हैं आप अब एक मजाक की बात है, मजाक नहीं मतलब एक चौंकने वाली बात है, इस नारे को सबसे ज्यादा जिसने इस्तेमाल किया था, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, इस नारे का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले थे कांग्रेस के एक आरपीएन सिंह नेता थे, दिवंगत, मतलब नहीं दिवंगत नहीं कहेंगे, अभी हैं वो जिंदा हैं, दूसरी पार्टी में चले गए, मतलब पूर्व कांग्रेसी आरपीएन सिंह चौकीदार चोर है का सबसे ज्यादा जम करके इस्तेमाल किया था इस नारे का। और आज या कल, मेरे ख्याल से कल या आज ही वो कांग्रेस में बीजेपी में चले गए। अब मुझे समझ में नहीं आता कि वो भारतीय जनता पार्टी के मेरे जो हैं लोग अब अपने फूफा को क्या कहेंगे। उनके फूफा जी तो वहीं चले गए, उनके पास ही चले गए जो चौकीदार को चोर कहा करते थे। खैर वो तो कुछ नहीं कह पाएंगे, उनको कुछ कहना भी नहीं है। ये तो मैंने एक व्यंग किया जिसे आप समझ सकते हैं। तो चौकीदार चोर है का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले आरपीएन सिंह आज कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। हो गया। अब एक और नारा, जब हम कभी नरेंद्र मोदी के साथ थे, रामदेव जैसे दलाल के साथ मिलकर के नरेंद्र मोदी के लिए काम किया करते थे, उस समय हम लोगों में एक नारा चलता था, बहुत ज्यादा प्रचलित था कि क्या कहते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात की जाती थी। हमारे रामदेव भी किया करते थे और भारतीय जनता पार्टी वाले भी नारा लगाया करते थे। लेकिन आज मेरे समझ में नहीं आ रहा है, जब सारे कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं तो कहां कांग्रेस मुक्त हुई? कांग्रेस मुक्त भारत कहां हुआ? हम तो समझते हैं कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, बल्कि कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई। अब उसे तो अपना नाम एक ऐड ऑन कर लेना चाहिए, कांग्रेस मोदी जनता पार्टी। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी तो खत्म हो गई है, मोदी जनता पार्टी रह गई है, तो कांग्रेस मोदी जनता पार्टी कर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब एक तो सुझाव है। राजेंद्र चौधरी लिखते हैं कि राहुल गांधी ने यह बात, अरे नहीं राजेंद्र भाई, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राहुल गांधी तो ये स्लोगन दिए थे, बस ये कहा था कि चौकीदार चोर है, एक आध मंच से ऐसे कहा, एक आध बार। सबसे ज्यादा उसका इस्तेमाल आरपीएन सिंह ने किया है। अगर आप मीडिया में हैं, मीडिया को जानते हैं, अगर न्यूज वगैरह देखते हैं तो आप निकाल लीजिए, सबसे ज्यादा उसका इस्तेमाल आरपीएन सिंह ने ही किया था, चौकीदार चोर है। अब चौकीदार चोर है कहने वाला चोर के साथ ही जाके मिल गया, अब क्या करोगे? और सबसे धर्म संकट क्या है? धर्म संकट यह है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के टंपंगे बेचारे अब उस आरपीएन सिंह को क्या कहेंगे, आरपीएन सिंह के फूफा जी उनके साथ ही चले गए। चोर कहा करते थे, तो जब चोर कहा करते थे तो वो गाली दिया करते थे, ट्रोल किया करते थे, भद्दी गालियां दिया करते थे। चलिए वो तो उनका काम है, करते रहते हैं। लेकिन अब क्या कहेंगे? फूफा जी कहेंगे। तो चलिए ये तो चलता रहता है, ऐसी बहुत सी बातें। जॉनसन बिहारी करके हैं कोई, बाबा ये झूठ सच को परेशान कर रहा है, लेकिन अब परास्त हो रहा है। बिल्कुल सही कहते हैं जॉनसन भाई कि झूठ सच को परेशान कर रहा है, लेकिन अब परास्त हो रहा है। लेकिन एक बात और बता दूं जॉनसन भाई, सबसे ज्यादा हम जैसे लोग जो पढ़े लिखे थे, हम नरेंद्र मोदी नहीं है, चौथी फेल नहीं है, घर के भगोड़े नहीं है, हम घर से चोरी करके नहीं भागे हैं।
अरे यार, हम तो पढ़े लिखे हैं, अच्छे घर के बच्चे हैं, हम अच्छे बच्चे थे। तो पढ़े लिखे और अच्छा पढ़े लिखे भी हैं, नरेंद्र मोदी की तरह चौथी फेल नहीं है। तो कहने का, अच्छे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आरएसएस के झूठ, आरएसएस और मोदी के झूठ में फंस करके हमने भी अपना 4 साल उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिया, अर्पण कर दिया था। अब इससे ज्यादा क्या कहेंगे। तो जो बेचारे आज मूर्ख बनकर के उनके पीछे घूम रहे हैं, हमको तो ये मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने जिस दिन उन्होंने शपथ ग्रहण लिया, मेरे ख्याल से 26 मई को ऐसे ही कुछ था, 27 मई को उन्होंने डिक्लेयर किया कि काले धन को एसआईटी गठित करेंगे। उन्होंने वादा किया था कि काला धन राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करेंगे, नहीं किया तो हम समझ गए ये सचमुच चोर है, यह पक्का देश का गद्दार है। जब समझ में आ गया तो मैं उसी समय से, उसी दिन से विरोध करने लगा। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त, हमें बहुत जल्दी समझ में आ गया कि हम गलत थे और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए निकल पड़े। अब हो गई तो हो गई। कहते हैं कि तीर जब कमान से निकल गया तो निकल गया, प्रधानमंत्री बन गया तो बन गया, सारी ताकत उसके हाथ में आ गई। अब हम जैसों को सुनता ही नहीं, समझता ही नहीं कुछ, जब चाहता है उठा के अंदर डाल देता है। क्या करेंगे। तो संजय श्रीवास्तव जी ने लिखा है कि राम राज्य में बेरोजगार पर और अंधभक्त चुप हैं। हां, बेरोजगारी। संजय श्रीवास्तव जी, बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है कि बेरोजगारी पर नरेंद्र मोदी को सांस भी नहीं ले सकते। चुप तो छोड़िए, नरेंद्र मोदी मतलब सांस नहीं ले सकते। अगर वो बोलना शुरू करें और बेरोजगारी शब्द लेने के बाद वो सांस भी नहीं ले सकते, मतलब इतनी भी हिम्मत नहीं। बेरोजगारी का डेफिनेशन, बेरोजगारी की स्टेटस, बेरोजगारी का सिचुएशन, कुछ भी किसी भी बात पर नरेंद्र मोदी बोल नहीं सकते। बोल क्यों नहीं सकते? क्योंकि नरेंद्र मोदी, आज तो क्या, नरेंद्र मोदी कभी कोई रोजगार किसी को दे ही नहीं सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो रास्ता ही गलत है। उन्होंने जैसे अब समझिए, रोजगार कहां से देंगे, रोजगार कहां से देंगे, सवाल यह होता है। तो रोजगार फैक्ट्रियों से देंगे, कंपनियों से देंगे, जो सरकारी संस्थाएं हैं उनसे देंगे। तो फैक्ट्रियां, कंपनियां जो प्राइवेट थी पहले से थी, अब प्राइवेट कंपनियों में आदमियों की जरूरत नहीं रही। अब वहां टेक्नोलॉजी आ गई है तो वो खुद भी छटनी कर दे रहे हैं। जब एक आदमी का 100 आदमी का, मतलब 2000 मजदूर का काम 2 आदमी कर लेंगे तो वो 2000 को क्यों पालें। पूंजीवाद का तो यही मतलब होता है। तो अपना प्रॉफिट देखेंगे, वो किसी की नौकरी थोड़ी देखेंगे, किसी का पेट थोड़ी देखेंगे, तो वो निकाल देंगे। सरकार नौकरियां दे सकती थी शिक्षा में, स्वास्थ्य में, या भारतीय इंस्टीट्यूशन जो हैं, जैसे एलआईसी हो, इंश्योरेंस था, बीपीसीएल था, एयर इंडिया थी, या जहां भी रेलवे था, सबसे ज्यादा ऑक्यूपाई कर सकते थे, सबसे ज्यादा लोगों को नौकरी दी जा सकती थी रेलवे में। लेकिन इन सभी जगहों को, इन सभी इंस्टीट्यूशन को नरेंद्र मोदी ने बेच दिया, तो देंगे कहां से नौकरी। कहने का अर्थ यह है कि नौकरी वो चाहे तो भी नहीं दे सकते, कभी नहीं दे सकते। नौकरी उनके हाथ में ही नहीं है, उनके बस में ही नहीं है। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो नौकरी पर बात करना, नौकरी पर नरेंद्र मोदी बात कर ही नहीं सकते। नौकरी क्या देंगे, नौकरी देने का सवाल ही नहीं उठता। नौकरी नरेंद्र मोदी देंगे कहां से, नौकरी देने का सवाल ही नहीं उठता। उनके पास खुद नौकरी नहीं है, नौकरी नरेंद्र मोदी देंगे कहां से। वो अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में पूरे देश को अडानी अंबानी के हाथों में दे चुके हैं, तो वो नौकरी देंगे कहां से। अब सबसे बड़ा सवाल, अब इस सवाल का कहीं आपको जवाब नहीं मिलेगा। नरेंद्र भाई कभी भी, नरेंद्र भाई या भारतीय जनता पार्टी, ये कभी भी नौकरी वाले मुद्दे पर बात नहीं कर सकते। इनके पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है उस मसले पर।
तो दोस्तों, रही बात नौकरी की, अब आगे थोड़ा और ओम शाही लिखते हैं, भाजपाइयों को केवल और केवल देश से नफरत फैलाने और जहर घोलने के लिए, देश में हिंदुओं को गुमराह करने के लिए और देश बेचने वाले गधारों को रोजगार, शिक्षा, कामकाज, कारोबारी, सरकारी नौकरी, बच्चों की शिक्षा, जवानों को अमर ज्योति पर सम्मान और किसानों जवानों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन ये तो खुद गिर गए हैं वगैरह वगैरह। आपने पूरी व्याख्या ही कर दी। मतलब भारतीय जनता पार्टी की रियलिटी को आपने जब अपने एक छोटे से सवाल में ही डाल दिया। ये बिल्कुल सही है मेरे दोस्त। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कल कहा था कि वो जवान ज्योति की कदर कहां करेंगे। और खैर, नरेंद्र भाई को तो वैसे भी गुस्सा है। उनको गुस्सा इसलिए है कि कहीं गुज्जू भाइयों का नाम होता नहीं, क्योंकि गुज्जू भाई तो हमेशा मतलब देश बेचने में ही लगे रहे और उनका अपना काम है, वो दलाली में लगे रहे। तो जब कहीं नाम इस तरह से या ऐतिहासिक रूप से कहीं नहीं लिया जाता तो उनको गुस्सा आता है। तो इसलिए वो ज्योति वगैरह इंडिया गेट की जवान ज्योति बुझा इसलिए दिए क्योंकि वहां किसी उनके मेहुल भाई का नाम नहीं था। तो ये तो मैं कल बता दिया था आपको। दूसरा, एडवोकेट अखिलेश जी कहते हैं, बहुत बढ़िया गुरु जी को सादर प्रणाम, धन्यवाद बंधु। आप जैसे लोग ही। हरुण जी लिखते हैं, स्वामी जी संजीव भट्ट जैसे ईमानदार आईपीएस अधिकारी जो अभी जेल में हैं, उनके लिए कुछ बोलिए। संजीव जैसे लोगों को जेल में रखना ही, जब वो जेल में रहेंगे तभी नरेंद्र भाई सत्ता में रह सकते हैं, क्योंकि उनके सारे राज संजीव भाई जानते हैं। मैं इस पर कई बार बोल चुका हूं कि एक संयोग नहीं था जो गोधरा में हुआ, वो एक संयोग नहीं था, वो नरेंद्र भाई का प्रयोग था। नरेंद्र भाई की राजनीति ही वहां से शुरू हुई है। नरेंद्र भाई की राजनीति ही हिंदुओं को जलाकर शुरू हुई है, जलवाकर शुरू हुई है। तो वहां, और फिर उसके बाद गुजरात में दंगा फैला करके हुई है। तो जब सारी कुछ प्लानिंग नरेंद्र भाई की थी, तो जो उसमें शामिल थे, अब उनके साथ सिपा सालार जो उसमें शामिल थे, जिन्होंने उस समय उनका सहयोग किया, विरोध करना चाहिए था उसी समय, नहीं किए। तो संजीव भाई जैसे लोग वही लोग हैं जो उस समय चुपचाप उनका सहयोग किए। बाद में अगर कहते हैं कि हम सबको बता देंगे, अगर उस समय विरोध किए होते तो नरेंद्र भाई कर ही नहीं पाते। नरेंद्र भाई मोदी ने आदेश दिया था कि लाल किले पर गोली चलाओ। ध्यान से सुनिए, नरेंद्र भाई ने कुछ किसानों को नरेंद्र मोदी ने खुद सेट करके और उनको रास्ता दे करके लाल किले तक पहुंचने दिया। उनकी प्लानिंग यह थी कि किसानों पर गोली चलाई जाए। आदेश उनका था कि किसानों पर गोली चलाओ, अधिकारियों को आदेश था। अधिकारियों ने गोली नहीं चलाई खुद, बल्कि खाई में कूद गए या जो भी हुआ, वहां जो परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों में अधिकारियों ने किसानों पर गोली नहीं चलाई। नरेंद्र मोदी की योजना फेल हो गई। तो अगर संजीव भाई जैसे लोग उसी समय तत्काल रूप से नरेंद्र मोदी के विरोध में खड़े हो जाते तो शायद उनकी कुर्सी भी नहीं बचती और वो इतना बड़ा अपराध कर भी नहीं पाते। लेकिन उस समय चुप रह गए, जाने अनजाने साथ दे दिया, तो बाद में उसका परिणाम यही हुआ कि उनको, अब वो बाद में बाहर निकलकर दूसरों को बताएंगे, तो ना बता सके, इसके लिए उठाकर उन्हें जेल में डाल दिया। हर आदमी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गुनाह कर बैठता है, जाने अनजाने, और उसी गुनाह का परिणाम उसको बाद में भुगतना पड़ता है। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग खड़े हैं, चाहे जो भी हैं, वो अपने आप को नेता मानते हैं, बहुत बड़े, जो भी मानना है मान लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी देशद्रोह कर रहे हैं, देश के साथ जुल्म कर रहे हैं, देश से अन्याय कर रहे हैं। और इस अन्याय में जो शामिल हो रहे हैं, जाने अनजाने, चाहे जैसे भी,
अपने हितों को देखकर, हमको तो विधायक बनना है बन जाएं, हमको तो मंत्री पद चाहिए मिल जाए, अपने हितों को देख करके जो इतने बड़े अन्याय के साथ नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, उनको भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी कभी ना कभी। दोस्तों आगे चलते हैं। झूठ ज्यादा दिन तक कायम नहीं रह सकता, सच्चाई हमेशा आती है। अखिलेश भाई लिखते हैं, बिल्कुल सही बात है, सच्चाई सामने आती है, सच्चाई सामने आना ही है एक दिन, लेकिन सच्चाई आते आते बहुत कुछ बिगड़ चुका। भारत में जब अंग्रेज आए, हम अगर और पीछे ना जाकर अंग्रेजों से ही शुरू करें, तो भारत में जब अंग्रेज आए, अंग्रेज भारत पर कब्जा करने लगे, उस समय लोगों को लगा कि अंग्रेज हमारी मदद करेंगे। कुछ भारत के ही दलाल उनके साथ मिल गए, जिनमें गुजराती ही प्रमुख थे, तो उन्होंने मिलकर के पूरे देश को समझाने की कोशिश करने लगे, यहां तक कि अपनी जमीनें देकर के वहां ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करवा दी और पूरे देश को यह समझाने लगे कि भाई देखिए अंग्रेज हमको हमारा फायदा करेंगे। धीरे धीरे वही अंग्रेज पूरे देश पर राज करने लगे। कहने का अर्थ यह है कि यह समझने में भारत को 200 साल लग गया। 16वीं सदी के बाद से ही अंग्रेज भारत पर कब्जा करना शुरू, 1660 समथिंग से, तो 17वीं सदी 100-150 साल तक उन्होंने भारत पर कब्जा, उनका अत्याचार शुरू हुआ 17वीं सदी के बाद 18वीं सदी में। और भारत को यह समझने में कि ये हमारा ये मदद करने नहीं, हम पर अत्याचार करने के लिए आए हैं, हमको लूटने के लिए आए हैं, 200-250 साल लग गए। 1857 में जाकर के अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति हुई थी। हम वो भारतीय हैं, हमें समझ में ही नहीं आता। और सच सामने आएगा, जब समझ में आएगा, तब तक तो बहुत कुछ खत्म हो चुका होगा, बिगड़ चुका होगा। जैसे आज नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, पूरा देश बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो 2-5 साल 10 साल जी करके चले जाएंगे, राज करके चले जाएंगे, जैसे भी चले जाएं, लेकिन उसके बाद ये देश पूरी 100-200 साल 1000 साल तक नरेंद्र मोदी के कर्मों की कीमत चुकाता रहेगा। आप कहां जाएंगे? आप जाएंगे मर करके नरेंद्र मोदी को ऊपर उनको उलाहना देने, उनसे पूछने कि तेरी गलती के नाते आज हम भुगत रहे हैं, ये देश गुलाम हो गया। कौन जाएगा पूछने के लिए? वो तो आज राज करके चले जाएंगे, वो तो BMW में घूमकर और क्या कहते हैं उसको, मर्सिडीज में घूमकर आनंद लेकर चले जाएंगे, 9 लाख सूट पहनकर आनंद लेकर ऐश करके चले जाएंगे। 22,000 के सेंट्रल विस्टा में एक दिन भी बैठ लिए तो बहुत है, तो बैठ करके चले जाएंगे। 8-8.5 करोड़ के हवाई जहाज में घूम रहे हैं, घूमकर चले, एक दिन तो वो चले जाएंगे। लेकिन इसकी कीमत जो देश चुकाएगा, जब देश को समझ में आएगा कि अरे रे 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 नरेंद्र मोदी ने तो बहुत बड़ी गद्दारी कर दी, देश से बहुत बड़ा धोखा कर दिया, देश को इतनी बड़ी कीमत चुका, गुलाम हो गया देश। जब वो स्थिति आएगी, जब आपको समझ में आएगा, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी, तब आप गुलामी झेलो। कान्हा भैया कहते हैं महंगाई बहुत बढ़ रही है बाबा जी। महंगाई मोदी से क्या मतलब है? महंगाई का मोदी तो चाहते हैं कि किसी को अन्न ही ना मिले। अब अगर अडानी, जैसे मैंने कहा कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर उनका सफल हो जाए, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए सारा अनाज अडानी अंबानी के गोडाउन में पहुंच जाएगा, तो अडानी अंबानी उस गोडाउन से अपने दुकान में बेचेंगे, तो जब अपनी दुकान में बेचेंगे तो 250 रुपया किलो बेचेंगे। मेरे दोस्त, इस साल आपको, मैं उत्तर प्रदेश का हूं, मैं भी खेतीहर हूं, खेती करता हूं, सरसों पूरे देश से सरसों अडानी ने गायब कर दिया। अब पहली बार अडानी ग्रुप ने पहली बार सरसों का तेल लॉन्च किया, मेरे ख्याल से फॉर्च्यून के नाम से आया है बाजार में, वो अडानी ग्रुप का ही है। तो सरसों का तेल लॉन्च किया, पूरा सरसों ही गायब कर दिया। सरसों गायब कर दिया, क्यों गायब कर दिया? क्योंकि वो उनका खाने वाला तेल जो पहले बेच रहे थे 250-300 रुपया लीटर बेच रहे थे, तो वो कम न करना पड़े, इसके लिए सरसों गायब कर दिया। क्योंकि सरसों जब बाजार में रहता तो लोगों को 70 रुपया 80 रुपया लीटर तेल मिल जाता,
तो सरसों गायब कर, पहले तो सरसों गायब कर दिया, उनका जो बाजार में तेल था उसी दाम पे बिकता रहा, दाम कम करना नहीं पड़ा। दूसरा फायदा यह हुआ कि उस सरसों को के तेल को भी वो 200-250 रुपया लीटर बेच रहे हैं। अब कोई क्या कर लेगा? परिणाम तो सामने है, जो वो करना चाहते थे कर लिए। मोहम्मद भाई कहते हैं एक्सीलेंट व्यू ऑफ द प्रेजेंट। धन्यवाद बंधु। जॉनसन भाई फिर से लिखते हैं, बाबा पैसा तो फिजूल खर्ची में जा रहा है, भारतीय समाज के लिए क्या बचे? भारतीय समाज के लिए नरेंद्र मोदी को कुछ करना ही नहीं है। भारत के हर नागरिक के जेबों से एक एक रुपया निकाल करके अडानी अंबानी को देना, यही उनका मिशन है। आपकी जेबों से एक एक पैसा नरेंद्र मोदी निकालेंगे, निकाल रहे हैं और निकालकर अडानी अंबानी को देंगे, यही उनका मिशन है। पूरा उनका विकास इसी पर निर्भर है, कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। चलिए अगर एक बात कहें, अगर देश चाहे, जैसे मान लीजिए अगर आप मुझसे सवाल करें तो फिर क्या करना चाहिए था नरेंद्र मोदी को जिससे कि लोगों को रोजगार मिलता? तो जो पहली बात, तो जो इंस्टीट्यूशन बेच रहे हैं वो नहीं बेचना चाहिए था, लोगों को रोजगार मिलता। जैसे रेलवे में सबसे ज्यादा रोजगार मिलता, जब रेलवे बेच रहे हैं तो कहां से रोजगार मिलेगा? जहां रोजगार मिलना था वो सब बेच दिया नरेंद्र मोदी ने, तो रोजगार कहां से मिलेगा? लेकिन और भी जगह थी जहां से मिलता, जैसे हर ग्रामीण क्षेत्रों में हर 3 ग्राम पंचायत के अंदर अगर एक फैक्ट्री, एक उत्पादन इकाई लगाई जाए तो पूरे देश का एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा। पूरा देश विकसित होगा, विकास करेगा, पूरा देश आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसा करने से अडानी अंबानी को फायदा नहीं होगा। तो नरेंद्र मोदी का मकसद, क्योंकि बैंकों से उस प्रोजेक्ट पे भी पैसा लगाना पड़ेगा, तो नरेंद्र मोदी का तो मकसद है सिर्फ अडानी काम करें, अंबानी काम करें, दूसरे सबका बिजनेस खत्म हो जाए। आज आपने देखा कि रिटेल सेक्टर में भी अडानी अंबानी आ गए हैं। आपने सुना होगा रिलायंस के नाम से उन्होंने दुकान खोल ली, हर गली मोहल्ले में दुकान खुल रही है। अब उस दुकान में मैंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए आपका अनाज उनके जेब में चला जाए, उनके गोडाउन में चला जाएगा, उनके गोडाउन से जो हर क्षेत्र में वो दुकान खोल रहे हैं उस दुकान में रखा जाएगा, वहां बेचा जाएगा, वहां 200 रुपया किलो बेचा जाएगा। जैसे आज सरसों का तेल या आज खाने वाला तेल या दाल या जो भी, तो जिस रेट में बेचा जा रहा है आगे उसको अडानी अगर 250 रुपया किलो, 500 रुपया किलो चावल बेचेंगे तो किसके बाप में दम है जो रोक लेगा? इस बात का क्लैरिफिकेशन नरेंद्र भाई के पास नहीं है। वो चाहते हैं कि ऐसा ही हो, वो चाहते हैं कि लोग खाने बगैर मर जाएं, वो मरने वाले हैं। एक भाई लिखते हैं, हारून जी, गुजरात के एक आला अधिकारी रहे संजीव भट्ट, उनका परिवार न्याय चाहता है, कुछ तहकीकात कर उन पर रोशनी डालने पर शायद कुछ हो, आप प्लीज उन पर कुछ करें। हारून भाई, मैंने कहा कि कहते हैं ना कि मतलब समय, एक रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, उस कविता अभी याद नहीं आ रही है, उसका अर्थ यह है कि आप अभी अगर मौन हैं, अगर आप अन्याय को होते देखकर भी मौन हैं, तो कभी ना कभी आपके अपराध सामने आएंगे और उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। समय पे विरोध करना चाहिए, समय पे विरोध होना चाहिए। संजीव भाई के साथ अन्याय हो रहा है, यह मैं भी जानता हूं, इसको कई बार मैं अपनी पोस्टों पे लिखा हूं, देखा हूं, लेकिन कहने का अर्थ यह है कि उनको किस जुर्म की कीमत आज चुकानी पड़ रही है? मौन रहने, मात्र मौन रहने की। आज जो भारतीय जनता पार्टी में जो एक नपुंसक बनकर के नरेंद्र मोदी के मात्र पीछे खड़े हैं अपने हितों के लिए, उनको भी आज नहीं तो कल कीमत चुकानी पड़ेगी। आज भले ही वो ऐश करके चले जाएं, उनके बाल बच्चे उसकी कीमत चुकाएंगे। जब देश गुलाम हो जाएगा तो उनके बाल बच्चे भी, भाई कहते हैं ना कि लगेगी आग तो सबके घर आएंगे जद में, ऐसे ही कुछ है। तो हमारा ही अकेले मकान थोड़ी है, तो सबका जलेगा।
तो वो बच नहीं पाएंगे जो आज नरेंद्र मोदी के जुर्म के साथ खड़े हैं। हिंदू खतरे में है, आप महंगाई को रो रहे हैं, बिल्कुल सही बात। हिंदू खतरे में है। अरे यार, पहले जान ही खतरे में है वो देख लो, जिंदा ही नहीं बचोगे। पहले जिंदा रह लो, उसके बाद हिंदू रह भाई। जियोगे तभी तो, जिंदा रहोगे तभी तो हिंदू रहोगे या मुसलमान रहोगे, जो भी रहोगे, जिंदा रहोगे तभी तो रहोगे। जब जिंदा ही नहीं रहोगे, नरेंद्र मोदी को तो ऐसे ही मार देंगे, तो जिंदा ही नहीं रहोगे तो हिंदू मुसलमान क्या रहोगे। सर, गुजरात में हरेन पांड्या के बारे में भी बिल्कुल सही बात। ऐसे बहुत से लोग थे जो मूक दर्शक बने रहे, जो उस जुर्म को होते देखा, उस जुर्म को होते हुए बर्दाश्त किया, उस जुर्म को होते समय चुप रहे। जैसे आज पूरा देश चुप है, बहुत से लोग चुप हैं। अखिलेश जी, नरेंद्र मोदी देश के लिए बहुत हानिकारक है, बिल्कुल सही। आज मैंने कहा था, आज मैंने जो लिखा था अपने टाइमलाइन पे, यही कि देश के लिए खतरा मोदी और गोदी है, यानी गोदी मीडिया। अब मीडिया की बात पर मैं कुछ आप लोगों को बता दूं मेरे दोस्त। इतिहास इस बात का गवाह है कि मीडिया पर हमेशा आम आदमी का कब्जा नहीं रहा है, आम आदमी का वर्चस्व नहीं रहा है, सर्वहारा और मजदूर का वर्चस्व नहीं रहा है। सर्वहारा और मजदूर ने भी कभी कभी मीडिया बनने की कोशिश की है, छोटे छोटे पत्र निकाले हैं, छोटे छोटे पत्रिकाएं निकाली, या आवाज उठाने की कोशिश की अपने अपने तरीके से। जैसे आज सोशल मीडिया के जरिए लोग विरोध कर रहे हैं जुर्म का, लेकिन क्योंकि सत्ता, जैसे अंग्रेज थे, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जितने भी भारत के पेपर थे, न्यूज़पेपर थे, पहले टीवी नहीं था, न्यूज़पेपर थे, सारे के सारे अंग्रेजों के साथ खड़े थे। बहुत कम ऐसे न्यूज़पेपर थे, यानी पत्र थे, समाचार पत्र थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर लिखते थे। बहुत कम थे, एक आध कोई। आप समझ गए होंगे कि आज जो गोदी मीडिया है वो अंग्रेजों के जमाने का वही समाचार पेपर है जो अंग्रेजों की बड़ाई करता था, उनकी प्रतिष्ठा में चार चांद लगाता था, उनके बारे में ही लिखता था, उनको ही सही साबित करता था। वही लोग हैं जो आज मीडिया में है। असल में क्या है कि जो पूंजीपति थे तब भी वही मीडिया चलाते थे जो अंग्रेजों के साथ खड़े थे, और आज भी पूंजीपति ही मीडिया चलाते हैं, टीवी चैनल चलाते हैं, अडानी अंबानी चलाते हैं। आपको मालूम है ज्यादातर चैनल अडानी अंबानी का है। तो अडानी अंबानी जब चैनल चलाते हैं तो वो अपने स्वार्थ को, अपने हितों को, या अपने जिसको वो पाला पोसा है, जिसको मोहरा बनाया है, उसके बारे में ही लिखेंगे, बताएंगे। आज सारे टीवी चैनल्स मात्र हिंदू मुसलमान के मुद्दे को पर डिबेट करते हैं, इसीलिए हम गोदी मीडिया उसको कहते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि वो मजबूर हैं, क्योंकि अडानी अंबानी के हैं, जो उनको उनके बाप आदेश देते हैं, वहां से वो ये बोलते हैं। ये आज कोई नई बात नहीं है, आज गोदी मीडिया नहीं पैदा हुआ है। मीडिया हमेशा से ही सत्ता का गुलाम रहा है। मीडिया, चाहे वो अंग्रेज रहे हो, चाहे मुगल रहे, मुगल के जमाने में पता नहीं न्यूज़पेपर या इस तरह के साधन थे या नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अंग्रेजों के जमाने में थे, कुछ पत्र चला करते थे। मैंने इतिहास में देखा है, जितने भी मीडिया घराने थे, जितने भी समाचार पत्र चलाया करते थे, जितने भी पत्र पत्रिकाएं चलती थी, वो अंग्रेजों के बारे में ही लिखते थे, अंग्रेजों की प्रशंसा करते थे, लोगों को गलत साबित करते थे। अंग्रेज सामूहिक बलात्कार करते थे, अंग्रेज अत्याचार करते थे, अंग्रेज लोगों को मार मार के मार डालते थे। कभी उनका विरोध ये नहीं करते थे। जिन्हें आज आप गोदी मीडिया कहते हैं, तब भी ये अंग्रेजों के दलाल थे। मतलब आजिम कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि पूंजीपति तब भी मीडिया चलाता था, पूंजीपति आज भी मीडिया चलाता है। सोशल मीडिया हम जैसे लोगों के हाथ में है, जिसको चलाकर सच बात बोलने की कोशिश करते हैं। तो जो पूंजीपति द्वारा मीडिया चलाया जाता है, वो गोदी मीडिया अंग्रेजों के जमाने से, उससे पहले जब से मीडिया का जन्म हुआ है, तब से वो
दलाली ही करता रहा है, आज भी दलाली कर रहा है। कुछ एक जरूर उसमें से लड़ते रहे हैं, जैसे अभी भी कुछ चैनल्स हैं, एक दो चैनल जो लड़ रहे हैं, एक दो पत्रकार हैं जो लड़ रहे हैं। कुछ पत्रकार तो बेचारे ऐसे हैं जो संस्थाओं में रहकर नहीं लड़ पाए तो बाहर आ गए और बाहर आकर लड़ रहे हैं। अगर नाम से मैं कहूं तो अजीत अंजुम हैं, मैं जानता हूं वो पहले किस चैनल पे थे, क्या करते थे, क्या हालत हुई उनकी। तो अजीत अंजुम है, अविशार शर्मा हैं और पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, सबको आप जानते होंगे। आज वो उन समाचार पत्रों से बाहर आकर के यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको लड़ना था उनको। लेकिन जो पूंजीवादी गोदी मीडिया थी उनका साथ नहीं दिया, इसीलिए उनको बाहर आना पड़ा। यही तब भी हुआ है, अंग्रेजों के जमाने में भी यही हुआ था, इसी तरह की लड़ाइयां हुई हैं। इसी तरह के जो जुझारू थे, जो लड़ना चाहते थे, वो बाहर आकर लड़ रहे थे। उनको फांसियां दी जा रही थी, उनको सूली पे लटकाया जा रहा था, उनको जान से मारा जा रहा था, कोड़े मारे जा रहे थे, सर फोड़े जो भी हो रहा था उनके साथ हो रहा था। तब भी अत्याचार हो रहा था जो आज हो रहा है। यह गोदी मीडिया कोई नया नहीं है जिसको आज गोदी मीडिया नाम दिया गया है। गोदी मीडिया कोई, मैं ये कहना चाहता हूं मेरे दोस्त कि यह गोदी मीडिया कोई नया नहीं है। यह अंग्रेजों के या उससे पहले जब भी मीडिया शब्द की उत्पत्ति हुई होगी, समाचार पत्र और या जो भी जब से चला होगा, तब से ये दलाल रहे हैं, आज भी दलाली कर रहे हैं। सब नहीं, एक दो तब भी लड़ते थे, एक दो आज भी लड़ रहे हैं। मैंने नाम बताया, वो साक्षी जोशी है, जो लड़ने वाले साक्षी जोशी है, प्रज्ञा मिश्रा है, अजीत अंजुम है, अविशार शर्मा है, पुण्य प्रसून वाजपेयी, सब लड़ रहे हैं। लेकिन उनके साथ, क्योंकि पूंजीपतियों के साथ मिलकर लड़ नहीं सकते थे, इसके लिए बाहर आना पड़ा, सोशल मीडिया में आना पड़ा, और उससे बढ़िया से लड़ रहे हैं, टक्कर भी दे रहे हैं मेरे दोस्त। कहने का अर्थ यह है कि ये दलाल तब भी थे, तब भी इनका ही वर्चस्व था। ये गोदी मीडिया ही अगर 250 साल अंग्रेज भारत पर राज कर सके तो उसके लिए जिम्मेदार ये गोदी मीडिया थी, और ये गोदी मीडिया तब भी थी। मैं यही बात, मेरा जो विजन था आज आपके सामने रखने का, वो यही था कि ये गोदी मीडिया आज की नहीं है। ये गोदी मीडिया, ये दलाल मीडिया तब की है जब अंग्रेज थे, या उससे पहले भी हो सकता है। तब कोई और मुद्दा था, किसी और तरीके से बरगलाते थे। क्या एक पत्रकार, यानी चाहे गोदी मीडिया में जितने भी अडानी अंबानी के जितने चैनल्स हैं, न्यूज़ 18 वगैरह वगैरह जितने भी चैनल्स हैं, उसमें बैठा पत्रकार, उसे पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, वो देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी कर रहा है, देश को हिंदू और मुसलमान के मुद्दे में उलझा करके देश से कितना बड़ा धोखा कर रहा है, कितना बड़ा देशद्रोह कर रहा है, उसे पता है। लेकिन वो उसमें खुश है क्योंकि उसमें शेयर ले रहा है, उसको हिस्सेदारी मिल रही है, उसकी नौकरी बची हुई है, वो सुख से है, वो आराम से है, वो नहीं लड़ेगा। ये वही गद्दार हैं जो अंग्रेजों के साथ खड़े थे, ये वही देशद्रोही हैं जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, जो अंग्रेजों को 250 साल भारत पर राज करने में मदद करने वाले थे, वही आज गोदी मीडिया और मोदी जैसे नेताओं के नाम से जाने जाते हैं। और कुछ बातें हैं जिन पर सवाल करेंगे। कुछ भाई लिखते हैं, पहले अंग्रेजों ने देश लूटा था, अब दूसरे नंबर पर नरेंद्र मोदी ने देश लौटे हैं। नरेंद्र मोदी से देश बचाओ, बिल्कुल सही बात है। और इनके पूर्वजों ने हमेशा अंग्रेजों का साथ दिया था। आज नरेंद्र मोदी कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी आज अमेरिका, चीन और विदेशी ताकतों के हाथों का खिलौना बने हैं, दलाली कर रहे हैं, देश बेच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आज नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं, इनके पूर्वज यही करते थे। इनके पूर्वजों के कारण ही अंग्रेज इतने दिनों तक राज कर पाए भारत में। उसमें ये गोदी मीडिया, तब भी उन्हीं के हाथों में गोदी मीडिया रही होगी, हो सकता है।
हारून भाई, रवीश कुमार के बाद अपनी बात बेबाकी से आप रख रहे हैं, आपका शुक्रिया। आपको सुनने वक्त लगता है, जो मैं बोल न सका, जो आम आदमी नहीं बोल सका, वो आप बोलते हैं। बिल्कुल सही मेरे दोस्त। मैं नरेंद्र मोदी को जड़ से क्यों जानता हूं, नरेंद्र मोदी को क्यों जानता हूं, उनके बारे में क्यों बोल पाता हूं, उसका कारण यह है कि उनको बड़े करीब से मैंने देखा है, बड़े करीब से सुना है, बड़े करीब से महसूस किया है रामदेव के साथ रह करके। और रामदेव के साथ भारत स्वाभिमान की जो संस्था थी, उसमें रहते हुए हमारे बीच झगड़े का विषय ही यही होता था। पहले तो जब मीटिंग शुरू होती थी तो कुछ लोग खड़े होकर के बोलना शुरू करते थे कि नरेंद्र मोदी तो गुजरात भेज दिया, नरेंद्र मोदी तो गुजरात में ये धोखा किया, नरेंद्र मोदी तो गुजरात को ऐसे लूट लिया, नरेंद्र मोदी तो गुजरात को ऐसे बेच दिया, नरेंद्र मोदी तो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। क्योंकि भारत स्वाभिमान राजीव भाई ने बनाया था, वो स्वदेशी के माध्यम से, वो विदेशी और कोका कोला, पेप्सी, विदेशियों की एक लिस्ट। कहने का अर्थ यह है कि हम स्वदेशी वाले थे, स्वदेशी के पक्षधर थे, और नरेंद्र मोदी विदेशी के। तो ये बहुत बड़ा विषय बन जाता था। लोग बहुत दूर तक उसमें डिबेट करते थे। ज्यादातर समय इसी डिबेट में नरेंद्र मोदी के विरोध में बोलने वाले उस मीटिंग में, हमेशा हर मीटिंग में यही होता था कि नरेंद्र मोदी तो खुद चोर है, नरेंद्र मोदी तो खुद बिकाऊ है, नरेंद्र मोदी तो देश खुद बेच रहा है, नरेंद्र मोदी तो गुजरात खुद बेच रहा है, नरेंद्र मोदी तो प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, नरेंद्र मोदी क्या करेगा। हम तो स्वदेशी की बात करते हैं, हम तो विदेशी कंपनियों को भगाने की बात करते हैं, हम तो काले धन को उड़ाने की बात करते हैं, वगैरह वगैरह। यह विषय होता था। अंत में रामदेव नंगे होके खड़े हो जाते थे। वो कहते थे कि आप लोग चाहते हो कि पतंजलि पर बुलडोजर चल जाए, अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो पतंजलि पर बुलडोजर चल जाएगा। यह कह करके पानी डाल देते थे। यही हर मीटिंग में होता था। रामदेव सबको शांत यही बात कह करके करते थे कि भाई अगर कांग्रेस आ गई फिर से सरकार सत्ता में तो पतंजलि पे बुलडोजर चला देगी। अब हमको यह पता नहीं था मेरे दोस्त कि पतंजलि तो बच जाएगी, पूरा देश बिक जाएगा। यही हुआ है। अब पतंजलि बच जाएगी, पूरा देश बिक जाएगा, यह पता नहीं था। और बाद में तो यह भी पता चला बाद में यह भी पता चल गया कि पूरी की पूरी पतंजलि ही नरेंद्र मोदी की है। उनकी बेनामी संपत्ति है जिसका इस्तेमाल जैसे चाहे कर सकें, उसमें जो है उनको अपने तरीके से नचाते हैं। यह अलग बात है। तब हम नहीं जानते थे, अब समझ गए हैं बात को। कभी आपने रामदेव को फिर से काले धन की बात करते देखा, स्वदेशी की बात करते देखा। अब वो खुद भी मल्टीनेशनल बिजनेसमैन है, खुद भी मल्टीनेशनल कंपनी चलाते हैं, हर देशों में अपना सामान बेचते हैं। उनको क्या जरूरत है स्वदेशी और काले धन की के बारे में बोलने की। खैर छोड़िए, वो बात अलग है। आगे सर हरेन पांड्या के बारे में बहुत ज्यादा मेरा अध्ययन नहीं है। मैं जरूर इसका अध्ययन करके आपके इस बात का जवाब मैं जरूर कभी रखूंगा। बहुत बढ़िया गुरुजी, सादर प्रणाम, धन्यवाद। और करण सिंह लिखते हैं, भाई बहुत जल्द देश में गृह युद्ध होगा। हाँ, ये बिल्कुल सही है। गृह युद्ध के अलावा कुछ बचेगा नहीं, किसी के पास खाने के लिए नहीं रहेगा। खाना मांगने के लिए बाहर निकलेगा तो गोली चलेगी, गृह युद्ध होगा। होना ही वही है भाई। अब जितना कमाए हो, इससे पहले जो भी कमा धमा करके जब अपनी जेबों में रखे होगे, अगर वो खा जाओगे, जब वो नहीं रहेगा, वो भी खत्म हो जाएगा, तो खाना भोजन के लिए मांगने के लिए निकलोगे। भोजन किसी के पास रहेगा? सरकार का सब कुछ प्राइवेट के हाथों में चला जाएगा। अनाज गोडा अडानी अंबानी के हाथ में रहेगा। तो जो 5 किलो अनाज फ्री में नरेंद्र मोदी दे रहे हैं अभी किसी को गरीब कह करके उत्तर प्रदेश में, तब वो अनाज ही सरकार के पास नहीं रहेगी तो देंगे कहां से 5 किलो? तो 5 किलो क्या 5 ग्राम भी अनाज नहीं दे पाएंगे। जब नहीं दे पाएंगे, लोग भूखे मरेंगे तो रोड पर निकलेंगे। तब रोड पर निकलेंगे तो गोलियां चलेंगी तो गृह युद्ध होगा। होना तो वही है, फाइनल तो वही होना है। सत्या भाई कहते हैं, आपकी बात एकदम तक है, लेकिन हमारे देश के लोगों ने समान है, लोग ना समझ है। अच्छा कहना चाहते हैं, अभी उनको समझ में नहीं। बिल्कुल सही बात। बहुत
भाई हम कहते हैं अगर गिनती के गोरे मतलब 100-200-500 समुद्री लुटेरे आकर भारत पे राज करके चले जाते हैं यार, हम अपनी बौद्धिक क्षमता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि भारत कितना बड़ा मूर्ख, अगर अंग्रेजों ने कहा कि भारत सपेरों का देश है, भारत मूर्खों का देश है, भारत गंवारों का देश है, देश अगर ये कहा तो सही कहा है और वो हमने साबित किया है। हम समुद्री लुटेरों के गुलाम बनकर रहे हैं तो हम सोचो हमारे पास कौन सी बौद्धिक क्षमता हमारे पास रही है, हम कितने बड़े बुद्धिमान रहे। आज सीधे सीधे देश बेचा जा रहा है। गांव में एक आदमी अगर अपनी प्रॉपर्टी बेचता है, अपना कोई जमीन बेच दे तो लोग उसे हिकारत की नजर से देखते हैं, 10 बात सुनाते हैं, अपने दरवाजे पर चाय नहीं पूछते। नरेंद्र मोदी पूरा देश बेच रहे हैं और सब उनकी मोदी कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। कुछ तो ऐसे नामाकुल हैं जो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ही राष्ट्रवादी हैं, उनके साथ रहकर हम राष्ट्र बचा सकते हैं। बचा लो। तो भारत ऐसे मूर्खों का देश रहा है, अब उनके लिए क्या कहा जा सकता है मेरे दोस्त। बाबा जी, अडानी के पोर्ट पर पकड़ी गई ड्रग के बारे में देश की जनता को भी बताएं। यहां कहां तक यह जांच पहुंची? उसकी जांच ही नहीं होगी। अडानी के पोर्ट पे ड्रग पकड़ी गई। नरेंद्र मोदी अडानी के पार्टनर हैं। अडानी की प्रॉपर्टी जो है उसका अधिक से अधिक भाग मोदी की अनऑफिशियल प्रॉपर्टी यानी बेनामी संपत्ति है। उस पर कार्रवाई कैसे होगी? जिस चीज में प्रधानमंत्री सीधे शामिल हो उस पर भी आप कार्रवाई की उम्मीद करते हैं। देवेंद्र सिंह नाम का एक आतंकवादी पकड़ा गया था, उसको जमानत मिल गई, वो आराम कर रहा है कहीं होगा, वो सरकारी आतंकवादी था। आप समझ सकते हैं कि किसी आतंकवाद जब कोई नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहा हो, चाहे आतंकवादी हो, चाहे चोर हो, चाहे ड्रग डीलर हो, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी। तो अडानी के पोर्ट पर ड्रग तो क्या कुछ भी हो सकता है, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं होगी। अरे भारत में हमारे 44 सीआरपीएफ के जवान मारे गए, उन जवानों की लाशों पर चढ़कर के मोदी सत्ता भी हासिल कर लिया, लेकिन उनकी जांच नहीं हुई, उनका कोई कुछ नहीं पता चला, कुछ भी नहीं हुआ। तो अडानी के पोर्ट पे भाई जिसकी साझेदारी प्राइम मिनिस्टर से हो, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साझीदार हो, प्रधानमंत्री साझीदार हो, उसमें जांच की उम्मीद आप और हम करो तो ये तो हम गलत हैं। हम उम्मीद ही नहीं, हम तो शुरू में ही जानते थे, जब वो बात सामने आई तभी जानते थे कि कुछ नहीं होना है। 1-2 दिन मीडिया में रहेगा, गोदी मीडिया चलाएगा नहीं, हम लोग सोशल मीडिया में बात करके क्या उखाड़ लेंगे, वो फिर बंद हो जाएगा। कुछ नहीं होना है, कोई जांच नहीं होगी, कभी नहीं होगी, कभी सामने भी नहीं आएगा। अडानी जैसे लोग, अडानी अंबानी जैसे लोगों का धंधा यही है, ड्रग डीलिंग, वो यही काम करते हैं। सत्या भाई, आपको बारंबार नमस्कार, और जो आप सच्चाई सभी देशवासियों की बोल रहे हैं, लेकिन देश के युवाओं को आपकी बातों पर ध्यान देना चाहिए, आपकी बातों को समझना चाहिए कि मोदी और योगी देश बेच रहे हैं। देश बेच नहीं रहे मेरे दोस्त, देश बेच दिया। ऑलरेडी डील इज ओवर, भारत बिक चुका है, डील इज ओवर। नरेंद्र मोदी उस डील को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, यानी जो भारत बेच दिया है तो उस अब बेची हुई संपत्ति को जिसको बेचा है उसको पहुंचना चाहिए। यानी नरेंद्र मोदी ने भारत को, अडानी अंबानी को बेचकर ही प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल की। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालेंगे और देश को अडानी अंबानी संभालेंगे। ये डील है, मतलब जो देश बेच नहीं रहे, देश बेच दिया, उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अभी तो उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो दोस्तों, अरे बाप रे,
दोस्तों मैं बहुत देर से मैं समझता हूं कि आज मैं कुछ ओवर ही हो गया, बहुत ज्यादा देर से आप लोगों से जुड़ा हुआ हूं। मैंने बहुत देर तक आप लोगों को होल्ड करके रखा, आप से क्षमा भी चाहता हूं, क्योंकि मेरा ध्यान ही नहीं गया कि समय जो है 11:25 हो चुका है। वैसे 11:05, 11:10, 10:05 मिनट इधर उधर करके मैं बंद कर देता हूं। खैर, आप लोगों ने साथ दिया, आप लोग सवाल करते रहे, हम जवाब देते रहे, आप लोग साथ जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मुलाकात होगी इसी समय 10 बजे रात अपने विचारों के साथ। जब भी मैं पोस्टर डालूं, आप अपने ज्यादातर सवाल उस पोस्टर पे डाल दो, जिससे उनका जवाब मैं तैयार करके रख सकूं। जैसे कुछ भाइयों ने इनके बारे में, हरेन पांड्या के बारे में और एक संजीव भाई के बारे में बात की, तो उसका मतलब डिटेल्स मुझे चाहिए, मैं निकालूंगा, देखूंगा, तभी तो कर पाऊंगा। तो इस तरह से अपने सवाल हमारे पोस्टर पे ही डाल दिया करो, जिससे कि हम उसके लिए तैयार होकर आपको जवाब दे सकें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।